मौजूद हैं टिकरी बॉर्डर पर, जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आज संडे का दिन है और हमारे साथ कुछ यूथ हैं। हमने महिलाओं को देख लिया, बुजुर्ग किसानों को देख लिया, लेकिन आज हमारे सामने यूथ, हम इनसे बात करेंगे कि ये क्यों आए हैं यहाँ पर। और जैसा कि कहा जा रहा है कि जो यूपी, हरियाणा और पंजाब के किसान इसके अंदर शामिल हैं, तो ये जो युवा हैं ये यूपी से आए हैं। मेरा नाम विकास सिंह है। मैं वैसे तो प्रतापगढ़ का हूँ, लेकिन यहाँ नोएडा में पढ़ाई करता हूँ, रहता हूँ। ये किसान का जब बिल आया तो हमने इसके ऊपर स्टडी की बढ़िया से, इसका बिल की प्रतियाँ निकाली, पढ़ा। इसमें इतनी गलतियाँ हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अच्छा, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको आंदोलन में आना चाहिए? ये किसान जो है आज हमारे लिए खड़े हैं, अपने लिए खड़े हैं, सबके लिए खड़े हैं। जो खाता है अनाज, वो किसान आज उन सबके लिए खड़ा है और खाते सब हैं। अच्छा, इसमें जो एक असीमित भंडारण का नियम है, उससे क्या होगा, उससे महंगाई बढ़ेगी ना। मंडियों में आप चले जाइए, अगर आलू का स्टोर कर लिया जाता है, मैं अपने मंडी का हाल बता रहा हूँ, मेरे यहाँ मंडी आलू जब जाता है स्टोर कर लिया जाता है, बड़े बड़े उद्योगपतियों द्वारा स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद मंडी में आलू का मांग बढ़ जाता है, इससे दाम भी बढ़ जाता है, तो 20 की आलू 50 में हो जाती है सीधा। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे निकालते हैं मंडियों में, फिर लोग 50 में खरीदते हैं। ये गैर कानूनी था पहले, अब इसको कानून का वो पहना दिया गया है जामा, कि इसे कानूनी तौर पे छूट दे दी है कि तुम असीमित भंडारण कर सकते हो, कोई कितना भी भंडारण कर सकता है, कोई सीमा ही नहीं है भंडारण की। इससे आप एक समझ सकते हैं कि महंगाई किस हद तक बढ़ सकती है। अगर दाल ना हो पूरे मार्केट में, पूरे इंडिया में दाल ना हो, उद्योगपतियों ने पैक कर लिया किसानों से, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किया है, कॉन्ट्रैक्ट किया, किसान ने उगाया दाल, इन्होंने पूरा स्टोर कर लिया, अब वो मार्केट में ला नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, दाल की मांग बढ़ेगी फिर मार्केट में, और जब मांग बढ़ेगी लोगों के पास होगा नहीं तो महंगाई बढ़ेगी। और महंगाई कितनी, वो उसका निर्धारण खुद करेंगे अपना। जो बिजनेसमैन होंगे वो बेचेंगे 150 रुपये किलो, 200 रुपये किलो दाल, जितना वो सोचेंगे उतना बेचेंगे, इस पर कोई रोक टोक नहीं है। सरकार ने अपने हाथ खींच लिए इससे। अच्छा, जैसा आपने बताया कि आप यूपी के प्रतापगढ़ से हैं, तो ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं हरियाणा और पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग जो इसके अंदर शामिल हैं, ऐसी क्या वजह है कि पूर्वांचल और बिहार, जैसे कि आप पूर्वांचल से हैं तो मैं समझने की कोशिश करूंगा कि वहाँ का किसान, आप इतने समझदार हैं, आप सारी चीज़ें कानून की बारीकियों को समझ रहे हैं जी, तो वहाँ के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं और ये आंदोलन उस तरफ क्यों नहीं है? वहाँ के लोग जो अपने यहाँ नेताओं के ना थोड़ा पिछलग्गू या अंधभक्त टाइप के बन चुके हैं, वो अपने नेता से सवाल पूछते ही नहीं है। उनको अपने नेता से कोई मतलब नहीं है। उनके नेता ने वहाँ अपने जात का नाम ले दिया। अभी पूर्वांचल में जात के नाम पे वोट पड़ते हैं। आप पूर्वांचल या बिहार साइड जाएं, पूरा जात के समीकरण से ही वोट डलते हैं, और उसी पे नेता वही जात समीकरण पर राजनीति करते हैं, धर्म को लेकर राजनीति करते हैं, उससे आगे गए ही नहीं है। तो जनता वहाँ से कैसे सोच पाएगी? और सबसे बड़ी बात है, आपका नाम आप बताइए। मेरा नाम उमाकांत शर्मा है, मैं नोएडा से आया हूँ। कहाँ? नोएडा से? मथुरा का रहने वाला हूँ। हाँ, तो जैसे कि आप बोल रहे थे कि भाई आपके यहाँ के किसान आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं। पहली बात तो वहाँ सीमांत किसान है, 2-2, 4-4 बीघे ज़मीन है, वो चुप पड़े हैं कि हमें तो कहीं जाना नहीं, जितना कर लेते हैं उतना खा लेते हैं। और जो बड़े बड़े किसान हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत हो रही है, और दिक्कत तो छोटे वाले किसानों को भी होगी, जो पास में मंडियाँ हैं, सरकारी मंडियाँ हैं, तो जब वो बंद हो जाएंगे, जैसे बिहार में हाल हुआ है, बिहारी दर दर भटक रहा था, ऐसे यहाँ होगा, यूपी में भी वही होगा। अच्छा, ये देख सकते हैं कि इन्होंने एक पोस्टर टाइप का बना रखा है, इस पे लिखा है द 5th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी इज यूथ। अच्छा, ये क्यों लगा रखा है आप लोगों ने? ये लगाया है कि 4 पिलर बताए गए हमारे संविधान में, वो जर्जर हो चुके हैं। मेरे अंदाज में जर्जर हो गए हैं, अंदाज में क्या हो ही गए हैं जर्जर। इसलिए हमारी ये विचारधारा है कि यूथ को आगे आना चाहिए और ये सब कुछ संभालना चाहिए। देश कमजोर न समझे पिलर को। आपने भी एक पोस्टर ले रखा है, इसके ऊपर लिखा हुआ है बहुत हुआ समाजवाद, मार्क्सवाद, फांसीवाद, दक्षिण पंथवाद, पूंजीवाद, अब देश देखेगा युवावाद। ये क्या है? इससे क्या संदेश देना चाहिए? जैसे कि अभी आप 70 सालों में भारत का इतिहास देखें, कोई परिवर्तन आया ही नहीं है। बुनियादी सुविधाएं गांव तक पहुंच नहीं पाई हैं अभी तक। 70 साल में सरकारों को सोचना चाहिए, डूब मरना चाहिए इनको। 70 साल बहुत होते हैं, चाहे जिस सरकार ने राज किया हो, चाहे जो सरकार कर रही हो, कोई अभी तक बुनियादी सुविधाएं गांव तक नहीं पहुंचा पाया है। पानी बिजली फंडामेंटल राइट हैं, वो तक नहीं दिए गए हैं भाई। जल, पानी, बिजली, सड़क, ये तो अधिकार है लोगों का, ये कोई विकास नहीं है। जब ये अधिकार ही नहीं मिल रहे हैं तो विकास तो बहुत बहुत दूर तक नहीं है।
अच्छा, इस आंदोलन से युवाओं में क्या समझ बन रही है? जिस तरीके से किसान पूंजीवाद के ऊपर भी बात कर रहे हैं, सैनिकों की पेंशन की भी बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं पिछले कई सालों में देखा गया है, जब से ये जो सरकार अभी है, जब से ये आई है, जब से पूरे तरीके से बदलाव देखा जा रहा है, तो इसको लेकर युवाओं में क्या समझ बन रही है? ये बदलाव इसलिए हो रहा है, मतलब ये कॉरपोरेट के हवाले सब चीज़ें करते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आपने देखा होगा रेल को भी प्राइवेटाइजेशन की बात की, फिर अभी शिक्षा नीति आई थी, उसमें प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया गया। तो अगर सरकार कुछ करने में सक्षम नहीं है तो वो सरकार में क्यों बैठी है सत्ता में? उसे किस लिए लोगों ने चुना था कि तुम सारा कुछ उठा के कॉरपोरेट के हवाले कर दो? ये बिचौलिए ख़त्म करने की बात करते हैं। सबसे बिचौलिए तो ये बने बैठे हैं, उसके कॉरपोरेट के दलाल ये बने बैठे हैं। ये सब सिर्फ सत्ता के ये जो सत्ता है ये सिर्फ कॉरपोरेट की दलाल है और कुछ नहीं है। ये जो सत्ता के शीर्ष बैठे हैं सारे रंगे सियार बैठे हैं शेर के बेस में, इसमें से कोई शेर नहीं है। आप पढ़ने लिखने वाले युवा हैं, तो एक सवाल मैं शिक्षण संस्थानों से जुड़ा हुआ पूछूंगा कि ऑटोनॉमी के नाम पर शिक्षण संस्थानों में पूंजीवाद आ रहा है। नौकरियां, बहुत बड़ी तादाद में युवा सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं। पिछले कई सालों से परीक्षाएं होती हैं लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता। ठीक है, नतीजा निकल जाता है तो फिर उनकी नियुक्तियां नहीं होती। बहुत सारे मामले हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल वो जो है जॉब्स वो बढ़ती जा रही हैं। तो युवाओं में एक तरीके से आप ट्विटर पे ट्रेंड चला लेते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जी। इस तरीके का आंदोलन जिसे जन आंदोलन कहते हैं कि लोग सड़कों पे निकले और सवाल पूछें, ये चीज़ें क्यों नहीं हो पा रही हैं? किसान ही क्यों, और किसान के सहारे ही आंदोलन को बढ़ाने के पीछे क्या वजह है? ये हमने तो देखा, जो हो गया हमसे हो गया, गलती हो गई। अभी तक रोड पे नहीं आते थे, पर किसानों ने हमें एक प्लेटफॉर्म दिया है, हमें एक दिया है कि अगर हम अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हैं तुम भी लड़ सकते हो। तो युवाओं को एक अब सोचना होगा कि अगर किसान हमारे लिए सबके लिए खड़े हो सकते हैं तो हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं किसानों के लिए। और ये माना जाता है कि जो मौजूदा सरकार है इसको चुनने में युवाओं का सबसे ज़्यादा योगदान रहा है। तो ऐसी क्या वजह है कि सरकार आने के बाद युवाओं को सबसे ज़्यादा? बिल्कुल, सरकार ने पहले चुनाव हुए थे 2014 में, तो सपने ही ऐसे दिखाए थे। मैं भी बहुत बड़ा भक्त था उस टाइम पे, लेकिन बाद में ऐसी नीतियाँ आती गई कि मैं बिल्कुल खिलाफ हो गया। सांप्रदायिकता कब तक हम झेलते रहेंगे? हिंदू मुस्लिम में बांट देते हो आप लोगों को, हम अपने ये नहीं सहेंगे अब बिल्कुल भी। हमें समझ आ गया है, हमारे जो बेसिक की ज़रूरत है, बेरोज़गार हैं, कितने बेरोज़गार घूम रहे हैं, कब तक हम सांप्रदायिकता के नाम पर बैठे रहेंगे? अब नहीं बैठेंगे। देश अब इस समय बदलाव मांग रहा है और ये बदलाव अब युवा ही कर सकते हैं, क्योंकि 50% से ज़्यादा यूथ इंडिया में अभी भी है। 18 से 35 साल के बीच में यूथ मानते हैं हम कि 18 से 35 साल के 50% ज़्यादा जनसंख्या युवाओं की है। तो हम इनको फिर गधों को क्यों राज करने दें हमारे देश के ऊपर? नहीं तो, लेकिन जब चुनाव आता है तो धर्मवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद इतना हो जाता है और इसका शिकार कहीं ना कहीं युवा भी होता है, किसान भी होता है। तो ये क्यों नहीं हो पाता कि जो जनता है वो खुद जागरूक हो जाए? तो जनता को अब जागरूक करेगा कौन? अब युवा ऐसे, आज हम लोग खड़े हुए हैं, कल 4 और खड़े होंगे, कल 20 खड़े होंगे, कल 20 करोड़ खड़े हो सकते हैं। ये सत्ता में अपने आप को इन्होंने वो समझ लिया कि हमें हटाने वाला कोई है नहीं। पर ये सबसे बड़ी भूल है। लोकतंत्र में जब जब तानाशाही बढ़ी है तब तब क्रांति हुई है और आगे भी होती रहेगी। नहीं, विरोध होने पे तो एक फैशन हो गया है जी कि आप या तो नक्सलवादी हैं या आतंकवादी हैं या फिर आप खालिस्तानी हैं। अब हमसे ये देशभक्ति का प्रमाण मांगते हैं, जिनका खुद का कुछ नहीं पता, जो खुद दूसरे देशों के, आप ये देशभक्ति की बात करने लायक है नहीं है। सबने देख लिया है, सबको समझ आ रहा है धीरे धीरे। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे मीडिया, जो पत्रकारिता है, वो थोड़ी डाउन होती जा रही है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, जब हमने देखा ना चारों स्तंभ गिरते चले जा रहे हैं, जर्जर हो रहे हैं, तभी ये नाम दिया है द 5th पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी इज यूथ। लोगों ने समझ लिया कि अब कोई है ही नहीं, कुछ हो ही नहीं सकता, सत्ता में बैठ के मजे करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, सब कुछ अपने मन का करेंगे। पर देश का युवा ये सब होने नहीं देगा। ये देश जितना तुम्हारा है उतना हमारा भी है। ये मीडिया को लेकर क्या नाराजगियां हैं आप लोग? मीडिया अब सही मुद्दे तो दिखाते नहीं है, वो जो मुद्दे पूछने चाहिए। प्रधानमंत्री का इंटरव्यू लेते हैं तो उसमें पूछते हैं कि आपने कौन सा टॉनिक लेते हैं, आप कितनी देर काम ऐसे कैसे कर सकते हैं, आप इतने वर्ष के हैं तो इतना एनर्जी कैसे है, ये सब क्या सवाल है? मीडिया तो अपना काम भूल गई है ना। मीडिया का काम है जनता की आवाज़ उठाना,
जनता के जो मुद्दे उन्हें उठाना, ये तो खुद सरकार की गिनतियाँ गिनाते हैं हमें, कितने विकास कर दिया, क्या कर दिया, ये सब गिनाते हैं हमें। प्रधानमंत्री जी आज विदेश चले गए, पाकिस्तान चले गए, यहाँ चले गए, वहाँ चले गए, ये चीज़ बताते हैं। इनसे हमें क्या मतलब, हमारी आवाज़ क्यों नहीं उठाते तुम लोग? लोकतंत्र का जो तराजू होता है, एक तरफ सत्ता बैठती है, एक तरफ जनता, उसमें बैलेंस करने के लिए मीडिया जो होती है वो जनता के पाले में होती है, लेकिन आज की मीडिया वो कूद के सत्ता के पाले में बैठ गई है, इसलिए उसका भारी लग रहा है हमें बाहर। और वो मैनिपुलेट कर रहे हैं लोगों को, चला चला के, दिखा दिखा के, जो वो दिखाते हैं वही लोगों तक पहुंचता है, और कोई चैनल लोग देखते नहीं हैं। लेकिन यहाँ पे सबको जागरूक होने की ज़रूरत है, सबको समझने की ज़रूरत है खुद से। तो आप लोग समझ रहे हैं मीडिया का? जी बिल्कुल, इनका खेल हमें अच्छे से पता है। ये ऊपर से बैठ के जो वो कहेंगे, इनकी मीटिंग होती है रात में, सुबह क्या चलाना है। आप देखेंगे, एक बार मैंने देखा था कि जो 7-8 न्यूज़ एंकर हैं, उनके ट्वीट में एक स्पेलिंग की गलत लिखी थी, सबने कॉपी पेस्ट वही दिया था। मतलब 8-9, ये क्या है? वो तो IT सेल का काम है। IT सेल ने उनको दिया, तभी तो उन्होंने ट्वीट किया अपने उससे, हैंडल से, और सारों ने एक ही स्पेलिंग गलत लिखी थी, सबकी वही गलती आपसे थी। सवाल पूछा जाए कि जितने न्यूज़ एंकर मेन स्ट्रीम मीडिया के हैं, उनमें से अगर आपको चुनने हो 1-2, तो आप किन लोगों को चुनेंगे? ये पहले तो एक रवीश कुमार जी, वो सबसे ज़्यादा युवाओं के लिए लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे, वो लड़ते हैं, वो सबके लिए लड़ते हैं। वो एक देखना चाहिए लोगों को, उनको समझना चाहिए। और कुछ यूट्यूब में है, जैसे अजीत अंजुम जी वहाँ से चले आए, यूट्यूब खोल लिया। अब पुण्य प्रसून वाजपेयी जी अच्छा डाटा एनालाइज करते हैं, वो देते हैं लोगों को, वो दिखाते हैं कि देश किस मोड़ पे जा रहा है, कहाँ खड़ा है, यहाँ से कैसे जा सकता है। विनोद दुआ जी हैं, इनको देखना चाहिए, और ऐसे बहुत से एंकर हैं। यही सवाल मेरा आपसे भी रहेगा कि अगर मेन स्ट्रीम मीडिया के कुछ एंकरों को अगर चुनना हो, तो आप किन किन? मेरे फेवरेट रवीश कुमार है। अच्छा, वन एंड ओनली? हाँ, वन एंड ओनली। हमारे साथ एक प्रदर्शनकारी किसान है, इनसे भी हम जानेंगे कि आप इतने दिन से बैठे हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो बात नहीं मान रही है, कब तक बैठेंगे? ਅਸੀਂ ਬਾਈ ਜੀ ਕੋਈ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ 45-46 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲਦੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਏ, ਰੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਲੜੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਟੂਲ ਪੱਲਿਆਂ ਦੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਮੈਂ BUK ਮਾਨਸਾ ਦਾ ਪਿੰਡ ਕਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਗੋਨਿਆਣਾ ਖੁਰਦਾ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਠਿੰਡਾ ਮੇਰਾ। 600 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਰਸੇ ਦੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਹੀ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਅੱਜ 50-60 ਮੁੰਡੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਦਿਲ 'ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਜਿਉਂ ਦੁਨੀਆ ਘੜੀ ਆ ਯਾਰ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੱਚੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਤੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਚਿੜੇ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਆ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੀਰ ਵੱਜਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਐਸੇ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਖਾਤਰ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਸੀਸ ਨਹੀਂ ਦਾਨ ਕਰਵਾਇਆ। ਇਹ ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੂਸਰ ਮੰਨਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਕਿਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ, ਕਿਤੇ ਚੀਨ ਦੀ ਮਦਦ, ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ। ਯਾਰ ਕਮਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਨਦਾਤਾ ਲੋਕ ਆ ਅਸੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਚੋਂ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਕੀੜੇ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੀ ਢਿੱਡ ਅਸੀਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਥਾਪੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਆ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮੰਗਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੀਡੀਆ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਆ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤਿੱਕਰ, ਤਹਾਂ ਤਿੱਕਰ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ। ਉਵੇਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ। ਇਸੇ 46 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਜਾਂ ਸੰਘੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਸਾਡੀ ਆ ਗੱਲ ਛਪਲਾਊ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਇਹ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓਗੇ। ਆਪਣੇ TV ਦੇ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣ ਹੀ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਖਬਰ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਲਟ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਿਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ, ਉਹ ਗੱਲ ਜਿੰਨੀ 700 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ
ਅਸੀਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਠਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਮੁਕਰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਕਿਸਾਨ, ਅੱਜ ਸਾਡੀ 500 ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕਾਈਆਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਆਗੂ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ 8 ਦੌਰ ਗੱਲ ਕਰੀ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਵਧੂਗੀ, ਅੱਜ ਐਂ ਕਰੂਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਆ ਹੁਣ 15 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਵੀ 15 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰੂਗੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ? ਕੀ ਯਾਰ 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, जिन्होंने आराम ਨਾਲ घरे बैठना ਸੀ। सोचना चाहिए। तो आपसे एक सवाल है कि सरकार से दौर पे दौर हर नए दौर की शुरुआत हो रही है बातचीत की, क्या वजह है? सरकार क्यों नहीं बात मान रही, या फिर इस तरीके का क्यों दिखा रही है कि किसान नहीं इनकी जी, जैसे आपने देखा कि इन्होंने इंडस्ट्री बर्बाद करी, उसमें रिफॉर्म किया, सफल नहीं हुआ, फेल हो गया। सर्विस सेक्टर बर्बाद कर दिया, इंडस्ट्री जो और सब थी उसको भी बर्बाद कर दिया। तब इनकी नज़र किसानों पे पड़ी कि हम किसानों का जो है उनके जेब पे नज़र पड़ी है, अब उधर जाने के लिए उनके रिफॉर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। आपने जीएसटी का हाल देखा, इन्होंने ये भी तो कहा था नोटबंदी से अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी, इकोनॉमी सुधरी नहीं? सुधरी ना। इंडस्ट्री में कानून लाने, कारपोरेट से वादा कर चुकी है कि किसानों की बात नहीं माननी है, ये वादा किया है सरकार ने, इसीलिए नहीं मान रही है। और लोगों की समस्या नहीं दिख रही उनको। अगर कानून इतना अच्छा है, लोगों के बीच में आए, समझाए, आ सकते हैं? नहीं आ सकते हैं। तो ये कुछ यूथ हैं जो उत्तर प्रदेश से आए हैं, और जो किसान आंदोलन है इसको लेकर इनकी समझ देखी जा सकती है इनसे। इन्होंने बताया कि क्यों पूर्वांचल और बिहार के किसान प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि ये किसानों का आंदोलन नहीं है, कहीं ना कहीं बड़े स्तर पर युवा इसमें शामिल है, और ये आंदोलन जो है अगर सरकार यहाँ पर किसानों की बात नहीं मानती है तो ये बहुत आगे तक जाने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट शम्स तबरेज़ के साथ मोहम्मद वसीम, टिकरी बॉर्डर।